Hello student, in this video I am going to discuss JEE मेंस पेपर। और इस वीडियो में मैं सेशन 2 का 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर आया था उसका फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं कि पेपर का कॉम्बिनेशन कैसा था, किस क्लास से कौन क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस क्लास का जो इस पेपर का जो कॉम्बिनेशन था उसमें क्लास 12 के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। जनरली क्या होता है कि क्लास 11th और 12 के क्वेश्चन जो होते हैं दोनों बैलेंस होते हैं, मतलब इक्वल इक्वल लेवल होता है, इक्वल नंबर्स में आते हैं लगभग। बट इस पेपर में थोड़ा सा हमारा 12th का पोर्शन ज़्यादा आया था। एज यू कैन सी कि यहाँ पे 12th का 15 क्वेश्चन थे और 11th के 10 क्वेश्चन थे। सेम यहाँ पे अगर डिफिकल्टी लेवल देखें तो डिफिकल्टी लेवल में सबसे ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे और सबसे कम इजी थे। तो जनरली कई बार ये भी होता है कि इजी क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं, बट मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वो उनकी जो नंबर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। और चार्ट में भी देख सकते हो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो पेपर को इजीली हैंडल कर सकता है। साथ ही साथ ये इजी क्वेश्चन भी होते हैं, तो अगर किसी को कुछ भी नहीं प्रिपरेशन किया है वो भी कुछ क्वेश्चंस को हिट कर सकता है। कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और हाई लेवल ऑफ रिवीजन चाहिए होता है। वरना आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपकी रिवीजन अच्छी है, तो आप जेई के पेपर को इजीली जेई मेंस पेपर को इजीली हैंडल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस किया। चैप्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे 12th वाले पोर्शन से आए हैं। यानी कि आप देखोगे तो एटम से 2 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन हो गया, रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन से 2 क्वेश्चन हो गया। यानी कि अगर हम इसको रफली मिलाए ऐड करें तो टोटल क्वेश्चन हो जाता है हमारा 9 क्वेश्चन। यानी कि और इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट वाले पोर्शन से भी एक एक क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पेपर में आए थे। यानी टोटल अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन तो हमारे 12th के थे। टोटल 15 क्वेश्चन थे। तो अगर हाई वेटेज वाले चैप्टर अगर इसमें देखें तो हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इसके अलावा हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गए, इलेक्ट्रोस्टैट से एक एक क्वेश्चन आया था, सिस्टम ऑफ रोटेशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन ज़्यादा जिस चैप्टर से आते हैं वो कौन से है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया। तो ये सारे चैप्टर जो है हाई वेटेज के होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपके आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि बहुत ही इजी लेवल के होता है, मतलब जेई मेंस का पेपर देखोगे तो इतना टफ लेवल नहीं होता, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे हमने चार्ट भी बना रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इसका। तो सबसे ज़्यादा देखोगे तो हमारा रे ऑप्टिक्स आ गया 12%, इसके अलावा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म जो है उसका 16% का वेटेज आ जाता है। तो थोड़ा सा वेटेज पे फोकस करते हुए भी अगर हम स्टडी करते हैं तो एक बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी होती है, तो वहाँ से भी हम इजीली नंबर्स मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो एक ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बाल्मर सीरीज। यानी कि हमें वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है लाइमन सीरीज में एंड बाल्मर सीरीज में, और वो कौन सा पूछ रहा है, लार्जेस्ट वेवलेंथ का। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ हम जानते हैं कि जब लाइमन सीरीज क्या होता है, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, जब एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आगे जंप करता है तो वो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकालता है वो लाइमन सीरीज में आती है, और सेकेंड से करता है तो उसे बाल्मर सीरीज में आते हैं।
बट अगर उससे लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालना है दैट मीन्स की लोएस्ट एनर्जी होगी, और लोएस्ट एनर्जी कभी इमिट होगी जब वो अपने बगल वाले में ही जंप करे, यानी कि जिस और उसमें है उससे अगले वाले में ही जंप करता है। यानी कि लाइमन सीरीज के लिए n1 हो गया, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम चीज बाल्मर के लिए, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम जानते हैं तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, तो k लिख देता हूँ। फर्स्ट एक पहले हम लाइमन सीरीज के लिए ले रहे हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कि 1 बाय 4, यानी नीचे 4 ऊपर 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइमन सीरीज का। अब बाल्मर सीरीज में देखते हैं, तो k इक्वल टू 1 बाय 2 से एक्साइड का होगा और ये थर्ड में जाएगा, तो k यहाँ आ गया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, तो ये आ जाएगा अपना 36 ऊपर 5। अब दोनों का रेशियो निकालना है हमें, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज में 1 बाय लैम्डा माइनस डिवाइडेड बाय 1 बाय बी निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स करके डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 4 3k इंटू, जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा 36 यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा 5k। सिंपल, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ गया 27, तो 5 रेशियो 27 आ जाएगा, और ये ऑप्शन मैच करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम दिया है, एक्सपीरियंस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, यानी टाइम पे डिपेंड करने वाला फोर्स दिया है, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है, एंड पूछ रहा है द पावर जनरेटेड बाय द फोर्स एट टाइम t इज, टी टाइम पे कितना पावर जनरेट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि पावर जो होता है P इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी फोर्स एंड वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें वेलोसिटी तो पता नहीं है बट फोर्स तो पता है, तो वहां से हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब फोर्स हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू एम में होता है, और हम इसको लिख सकते हैं dv बाय dt। अब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर देते हैं 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg, तो पुट कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो वेलोसिटी आ जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3, ये आ गया, ये आई कैप और ये जे कैप, तो यहाँ से आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास फोर्स है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि पावर जो होती है वो डॉट प्रोडक्ट होती है। तो सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जब, तो आई आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आई कैप हट जाएगा। यहाँ टी स्क्वायर है, वहाँ 2t क्यूब हो जाएगा प्लस 3t की पावर 5 आ जाएगा, यानी कि पावर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन मैच करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन है, टू वायर ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ LA by LB equal to 1/3 and the diameter ratio वो भी दिया है. If both wire are stretched using same force, what would be the ratio of their respective elongation? यानी कि हमें एलोगेशन फाइंड करना है और उसका बाकी क्या क्या दिया है, लेंथ का रेशियो दिया है, डायमीटर यानी एरिया आ जाएगा वहां से, और इक्वल फोर्स से हमने स्ट्रेच किया है. सिंपल हम यंग मॉडुलस वाला जो एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं. तो हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम फॉर्मूला बना भी सकते हैं. हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन यानी डेल्टा L बाय L. तो स्ट्रेस क्या होता है F बाय A. तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ऐसा, और F इक्वल टू आ जाएगा Y A इंटू डेल्टा L. तो सिंपल सा ये एक्सप्रेशन आ गया. अब हम दो कंडीशन के लिए लिखते हैं, यानी वायर ए एंड वायर बी के लिए. तो वायर ए के लिए जब हम लिखेंगे तो फोर्स ऑफ ए, जो दोनों केस में सेम फोर्स से लिखा है तो ए भी लिख रहा हूँ मैं. यंग मॉडुलस सेम ही है बिकॉज वी आर यूजिंग सेम मटेरियल, तो वाई भी सेम कर दिया. एरिया जो होगा वो डायमीटर का रेशियो है, यानी डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको स्क्वायर, इसको लिख लो 2 डी का स्क्वायर. ठीक है, एरिया आ जाएगा. इसके बाद हमारे पास क्या था, लेंथ. लेंथ क्या है एल ए इंटू में डेल्टा एल, चेंज इन एल. ये तो फाइंड करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन. दूसरे का लिखते हैं, यंग मॉडुलस सेम है, यहाँ सिंगल डी हो जाएगा, लेंथ एल बी हो जाएगा इंटू डेल्टा एल बी, चेंज इन लेंथ. तो हमें क्या फाइंड करना है, एलोगेशन फाइंड करना है दोनों में. तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इधर कैंसिल हो गया, यानी इधर हो गया 1, y से y कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 4, एरिया वाला 4/1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा एल बी बाय एल ए इंटू डेल्टा एल ए बाय डेल्टा एल बी. तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है एलोंगेशन का, यानी एल ए बाय एल बी. तो एल ए बाय एल बी कर लेते हैं डेल्टा. तो ये हो जाएगा 1/4, और एल ए बाय एल बी जो हो जाएगा वहाँ 1/3 दिया है, तो डेट इज 1/3, और यहाँ से आ जाएगा 1/12. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हम यंग मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करते हुए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है वो यूज करते हुए इजिली फाइंड कर सकते हैं. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि टू प्लेन पोलराइज लाइट वेव्स कंबाइन एट अ सर्टेन पॉइंट whose electric field component are given है. Find the amplitude of the resultant wave. तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. हमें सिंगल दोनों वेव का एम्पलीट्यूड पता है, ई नॉट दिया है, बट देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन दिस वेव. तो फेज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगा. तो वो फाइंड करते हैं. यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों का दिया है, और फेज डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन में, डेट इज π/3, यानी डेल्टा फाई जो है π/3 यानी 60 डिग्री हो गया. अब एम्पलीट्यूड का हमें पता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड था एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. सपोज कर लो वो a² हो गया. सिंगल एम्पलीट्यूड क्या है, ई नॉट का स्क्वायर, सेकेंड का भी ई नॉट है, प्लस 2 ई नॉट इंटू ई नॉट इंटू कॉस फाई यानी 60 डिग्री. तो ये बन जाता है cos 60 डेट इज 1/2, तो कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 3 ई नॉट का स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल टू आ जाएगा √3 ई नॉट. रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आ गया √3 ए नॉट, और √3
हम जानते हैं कि 1.732 होता है, तो अप्रॉक्स वैल्यू 1.7 आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा सिंपल सा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q mass m kinetic energy E enter in a magnetic field perpendicular to its velocity and undergoes a circular arc of radius r. Which of the following curve variation of r with E? यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि एनर्जी और जो रेडियस के बीच में क्या ग्राफ बनेगा वो फाइंड करना है। तो हम लोगों को पता है कि जब कोई भी चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पे मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है। जैसे ही यहाँ से एंटर करेगा फिर एक आर्क यानी सर्कुलर पाथ ले लेता है फोर्स की वजह से, और जो फोर्स इसको मूव कराती है सर्कुलर पाथ में, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है वो होती है क्यू वी वी। तो यहाँ से रेडियस अगर देखें तो एम वी बाय क्यू वी जा जाता है, रेडियस आ जाता है। बट हमें यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें ई यानी काइनेटिक एनर्जी एंड आर के बीच में एक्सप्रेशन चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ वी यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। वी इक्वल टू आ जाएगा 2e बाय एम का रूट, और इसको यहाँ पुट कर देंगे। और ये आ जाएगा हमारा, अगर देखें यहाँ से तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, और इसको स्क्वायर कर दे अगर तो r स्क्वायर ये बन जाता है, यानी कि पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है। तो पैराबोलिक इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन है, दो ग्राफ है हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो ई की तरफ ये मुड़ा होगा, इस वजह से ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि एन एसी करंट इज रिप्रेजेंटेड एज, द एक्सप्रेशन दिया है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, इसमें हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ एक डीसी पार्ट भी है 5√2 और एक एसी पार्ट है 10 cos 650 पाई टी प्लस में पाई बाय 6। तो यहाँ पे नेट जो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, डीसी पार्ट तो वही रहेगा 5√2 का स्क्वायर और इसका आरएमएस 10 रूट का स्क्वायर। तो जो आरएमएस नया आएगा तो यह जाता है हमारा 50 और यहाँ जाता है 100/2, तो डेट इज इक्वल टू 50 + 50 और यह आ जाता है हमारा टोटल 100। तो जो नया आरएमएस आएगा पूरे का वो आ जाएगा √100 और ये आ जाएगा 10 एम्पियर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 एम्पियर आ जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m is sliding down on the inclined plane at 60 डिग्री with the acceleration of g/2। g/2 से नीचे स्लाइड हो रहा है और एक्सेलरेशन दिया है g/2 और जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एलओएम का है, तो इसको हम करते हैं। तो जब एफबीडी इसका बनाएंगे तब एफबीडी देखोगे
इस टाइप से होगा, इधर mg sin थीटा और mg cos थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, यहाँ mg हो गया, ये नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी फ्रिक्शन फोर्स की म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos थीटा। अब यहाँ पे दिया है कि जो एक्सेलरेशन से जो चल रहा है वो दैट इज इक्वल टू g/2, यानी कि mg/2 इधर का एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और थीटा की जो वैल्यू दी है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा थीटा की वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो mm कैंसिल हो गया, g sin 60 √3/2 म्यू g cos 60 1/2, तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमें म्यू निकालना है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू √3 माइनस म्यू, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा √3 माइनस 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 4 LM का क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि टू थिन कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी एक्सिस एक ही एक्सिस पे प्लेस किए गए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन जब हो गए हैं तो उनका कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा वो फाइंड करना है। सिंपल सा लेंस कॉम्बिनेशन का हमें फॉर्मूला यूज करना था, कौन सा होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1/f2, यानी कि 1 ये हो जाएगा डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से ही कैंसिल हो गया, तो f इक्विवेलेंट इसका आ गया 10, ये आ गया, तो पावर के फॉर्म में करेंगे तो 100/f इक्विवेलेंट तो आ जाएगा 100/10, और ये यहाँ से आ जाएगा 10 डायोप्टर, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हमें क्या लगाना था, इसमें लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना था, बट यहाँ पे था थोड़ा था उसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला हमारा जो हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1/f2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। तो इसमें क्या है कि एक रॉड है जिसका लेंथ 5L है और उसको हमने एक कॉम्बिनेशन मतलब एक अलग ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, फिर ऊपर वाले का, फिर सिंपल अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसमें। तो इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम डायग्राम, तो इस वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा लेंथ L 0, जबकि इसका जो हो जाएगा 0 3L/2 पे, और मास कर लेते हैं, तो x टोटल 5L है, और सपोज कर लो मास पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा है, तो ये हो गया मास। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, तो इसका मास हो गया दिस वन
और x कोऑर्डिनेट है इसका l। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ये बन गया हमारा 2l/5 और l की वैल्यू दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो एक ही में 4 आई कैप है, तो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा था, यानी कि सिर्फ x निकाल के ही हमारा सॉल्यूशन आ रहा था। y भी निकालेंगे तो सेम प्रोसेस है, इसका y कोऑर्डिनेट रख देंगे 3l का। y भी देख लेते हैं हम लोग। नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहता है। सिंपल। तो ये बच जाता है हमारा, यहाँ से ये कैंसिल, और ये जाता है 9l बाय, यहाँ से 2 आ जाता है 10, यहाँ 10 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, यानी कि ये हो गया 4 आई कैप और 9 जे कैप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था सेंटर ऑफ मास का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम आयन the energy difference between the second excitation state energy state and ground state में इतना है। the atomic number of the ion is। तो हमें पता है कि जब एक्साइटेशन स्टेट में होता है तो एनर्जी जो हो जाती है उसकी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर वो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जहाँ जेड क्या है एटॉमिक नंबर और एन क्या है कौन से ऑर्बिट में है वो। तो अगर सेकेंड में है यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 का स्क्वायर 9, और जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ग्राउंड स्टेट में है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाय 1। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस दिया है दिस वन, है ना। तो सिंपल हम डिफरेंस निकालते हैं। 13.6 जेड कॉमन ले लेते हैं, जेड स्क्वायर 13.6 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच जाता है हमारा इसमें से ही माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -1/9 प्लस 1। तो ये बच जाता है हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 8/9। तो ये डिफरेंस आ गया, और ये एनर्जी किसके इक्वल है 108.8 के। तो इससे इक्वेट कर देते हैं। और यहाँ से जेड फाइंड करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाती है 9 के इक्वल, और यहाँ से जेड आ जाएगा अपना 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमें जो एनर्जी का फॉर्मूला है किसी ऑर्बिट में वो यूज करना था। तो यहाँ पे आंसर आता है ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, इफ एप्सिलॉन नॉट डिनोट permittivity of free space and phi is the flux of the electric field through the area bounded by a closed surface, then dimension पता नहीं है इस एक्सप्रेशन का। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है। तो करंट का एक्सप्रेशन है, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कुछ खास था नहीं।
तो ये अगर तुम्हें याद होगा तब इजीली कर पाओगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट से हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है हमारा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो सिंपल सा ऑप्शन ये जो होगा इसका फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट स्ट्रेंथ। दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 एंड B2, रीजन 1 में रीजन 2 में, दोनों के स्ट्रेंथ अलग अलग है। अब बोल रहा है कि बोथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q at interface at an instant move into region 2 with velocity v and return to interface। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एट इंटरफेस एट एन इंस्टेंट, यानी कहीं यहाँ पे था और यहाँ से वो बी में जाता है, फिर वापस इस इंटरफेस पे आता है, फिर वापस इधर जाता है, फर्स्ट रीजन में जाता है, फाइनली दोबारा मूव करके वहाँ से B1 में इंटरफेस पे आ जाता है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है, हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ में जाता है, यानी कि यहाँ से जब मूव करेगा तो ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B2 है और B1 में अगर कम है तो फिर क्या होगा, इसका सर्कल यहाँ भी घूमेगा बट छोटा होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी पॉइंट ए से बी तक देखें तो AP हो जाएगी। सिंपल ये निकालना है। तो हमें यह क्या है, हाफ सेमी सर्कल है, यानी कि फर्स्ट R यानी R2 माइनस 2R1 को लेते हैं, ये R1 हो गया और ये हो गया R2। सिंपल ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये निकलेगा कैसे, तो रेडियस का फॉर्मूला पता है, R2 यहाँ से आ जाता है हमारा सेम R1 भी आ जाएगा, बस दोनों को माइनस कर देना है और 2 टाइम्स कर देना है। तो MV, वो ऑप्शन देखते हैं तो ये MV/Q कॉमन आ गया, बचा क्या 1/V2 माइनस 1/B1। और ऑप्शन में नीचे B1 है तो B1 कॉमन ले लेते हैं, तो B1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे B1 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन, तो ये मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो ऑप्शन जो आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, डेट मीन्स की मैच कर लेते हैं। तो सेम ये अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, B1/B2 आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, और सेम फॉर्मूले पे था रेडियस के, जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थे जो सेम ही फॉर्मूले पे अप्लाई हो रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ एमीटर विद द विल बी, एमीटर का रीडिंग बताना है, टेक जीनर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जीनर वोल्टेज लगाया वो 400 ओम के पैरेलल में लगा है और ये अपने ब्रेकडाउन में है, दैट मीन्स कि 4 वोल्ट क्या होगा, 400 के अक्रॉस मिल रहा होगा वोल्टेज कांस्टेंट। तो 400 के अक्रॉस 4 वोल्ट हो गया, तो 4 वोल्ट करंट कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 400, दैट इज इक्वल टू 0.0, या फिर ऐसे लिख लो 1/100। तो इसको अगर मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत, अगर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तुम्हें पता होगा तो इजीली इसको कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल फायर्ड from the ground with same
initial speed from the same point at angle 45 plus alpha and 45 minus alpha with the horizontal direction. The ratio of their times of flight is, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 2u sin थीटा बाय जी होता है। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो 2u तो सेम ही है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ एंगल का डिफरेंस। तो इसको चेंज कर देंगे, फॉर्मूला पुट किया हमने सिंपल। अब इसको tan में ले जाना है, यानी कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, इसी पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1 1। और इसको जब हम यहाँ से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम ही होती है तो कैंसिल हो गया, और sin अल्फा बाई cos अल्फा आ जाएगा हमारा tan अल्फा, सेम चीज़ नीचे माइनस tan अल्फा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच किया जाए तो ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, योर लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फोकल लेंथ दिया है, यानी जब वो एयर में है तो उसका नॉर्मल फोकल लेंथ क्या है वो दिया है। व्हेन इट इज इन एयर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, यानी कि अगर उसी लेंस को वाटर में डिप कर दिया तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है लेंस मेकर फॉर्मूला, तो जब हम एयर के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 1/f इन एयर दैट इज म्यू ऑफ ग्लास माइनस 1, यानी म्यू ऑफ एयर हो गया 1/r1 माइनस 1/r2 का फर्स्ट एक्सप्रेशन। जब मीडियम में जाएगा तो म्यू जी बाय म्यू एम हो जाता है, -1, फॉर्मूला सेम ही रहता है। दो फॉर्मूले हो गए, सिंपली क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इधर जब वैल्यू पुट करोगे तो म्यू जी ऑफ कितना है 1.6 -1, 1.6 डिवाइडेड बाय मीडियम क्या है रिफ्लेक्टिव वाटर है तो 1.28 -1, इसको करोगे तो 0.6 ऊपर, ये वाला ऊपर जाएगा तो 1.28, और यहाँ से आ जाएगा 2 और 3 0, यानी कि ये बन जाएगा। और यहाँ चेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एफ मीडियम, नीचे आ जाएगा एफ एयर। तो एफ मीडियम जो हो जाएगा, एफ एयर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, इंटू में 0.6 इंटू में 1.28 डिवाइडेड बाय 0.32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, और ये आता है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका 4th, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, अ थर्ड चार्ज initially at C as shown in the figure is moved along the circular path of radius 40 centimeter from C to D. If difference in the potential energy due to the movement of Q3 from C to D is given by this expression, the value of K, K की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो, जब वो चार्ज Q3 C पॉइंट पे था वहाँ से हमने D पे ले आए हैं, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज होगा। सिंपल, जब यहाँ पे था तो आप देखोगे
जब वो पॉइंट सी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी डेट इज के, इस पहले Q1 से देखते हैं, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.4। अब उसको Q3 पे, अब Q2 से देखते हैं, Q2 से कितना बनेगा इसका, के Q3 Q2 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये 30 है, ये 40 तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि 0.5 आ गया। अब जब हम D पे ले आए तब क्या होगा, तो यहाँ पे आने पे Q1 के साथ तो डिस्टेंस सेम ही रहा, 40 ही रहा, जबकि Q2 के साथ का डिस्टेंस जो हुआ उसका वो चेंज हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस आ गया वो सिर्फ वो वाला पार्ट रहा। ये बन जाएगा 1/0.5 माइनस 1/0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे के Q3 Q2 आ जाएगा नीचे 5, नीचे आ गया 5 और ऊपर हो गया 10 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा ऊपर 4, यानी कि ये हमारा सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, तो -4 आएगा तो उसको 4 कर लिया, तो ये बन गया। अब इसको चेंज कर देते हैं एक्सप्रेशन में, यानी 40/5 आ गया ऊपर, के की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, अब साइलेंट नोट, वहाँ Q3 रखना है तो Q3 रख लो और Q2 इधर रख लो, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा दिस वन, तो ये आ गया हमारा 8, तो 8Q2 इंटू पूरा एक्सप्रेशन, यानी के की वैल्यू आ जाएगा 8Q2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने का, तो सिंपल इसका ऑप्शन जो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो सेकेंड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू हार्मोनिक वेव से रिलेटेड है, बीट्स वाला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टू हार्मोनिक वेव मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं टू फॉर्म ऑफ वेव, एक नया वेव फॉर्म कर रहे हैं वेयर t इन सेकेंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड द पीरियड विथ विच दे बीट, यानी उनके बीट्स निकालने हैं। तो हमें सुपर इम्पोज होने के बाद का इक्वेशन पता है, अब इस इक्वेशन को हमें चेंज कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे a/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाता है a/2 cos 52t, यानी कि एक एक्सप्रेशन बन जाएगा cos 52t बन जाएगा एक तो, और दूसरा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका a/2 cos 49t, यानी कि प्लस में a/2 cos 49t, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दो वेव हो गया और दोनों वेव का हम क्या करेंगे ω1 एंड ω2 निकाल लेंगे और हमें 2 ये पता है F1 F2 इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे F1 का, तो F1 जो आ जाएगा हमारा ω1 की वैल्यू 52 है, तो यहाँ से F1 जो आ जाता है डेट इज 52/2 पाई और इसकी वैल्यू है 49, तो ये आ जाती है 49/2 पाई। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, पीरियड, फाइंड द पीरियड विथ विच दे बीट, यानी कि जो बीट निकालना है पहले वो निकाल लें, यानी तो बीट आ जाएगा हमारा दोनों का डिफरेंस, तो 52 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाता है 3/25 2 पाई, तो जो बीट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, बीट जो आ जाएगा डेट इज 3/2 पाई और यहाँ से
टाइम पीरियड यानी तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो टाइम पीरियड इज 1/f, 2π/3। और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा अप्रॉक्स हमारा 2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 3.14 होता है तो ये कैंसिल मार लेंगे और ये आ जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। इसमें मैच करना है जो हमारा CP/CV वैल्यू होती है उससे मैच करना है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जैसे मोनोएटमिक का क्या होता है, डायएटमिक क्या है, रिजिड है, नॉन रिजिड है, ट्राइएटमिक एटमिक का क्या है। तो मोनोएटमिक का हमें पता है CP/CP की वैल्यू जो हो जाती है, हमें पता है CV इक्वल टू FR/2 और CP जो हो जाता है CB+R हो जाता है। यानी कि फॉर मोनोएटमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा उसकी वैल्यू रख देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3R/2 और यहाँ से आ जाएगा 3R/2 + R यानी कि 5R/2। तो CP/CB जो हो जाएगा 5R/3R, यह आ जाएगा 5/3। तो सिंपल सा था, 5/3 आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा मोनोएटमिक के लिए ये आ जाएगा। ऐसे ही हम डायएटमिक रिजिड एंड ट्राइएटमिक का वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है कि जो ट्राइएटमिक होता है, जो डायएटमिक नॉन रिजिड होता है उसका CP/CV 9/7 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब यहाँ से मैच करें तो ऑप्शन C का फर्स्ट यानी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है। और हमें पता है कि ट्राइएटमिक जो रिजिड होते हैं उनके 4/3 आता है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू याद होगी तो इजीली कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज फील्ड विद द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी दी है उसकी, तो उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंक्रीज होगी वो बतानी है हमें। तो इसका जो सिंपल सा जो फॉर्मूला है हमारा पास 1 + ससेप्टिबिलिटी यानी डेल्टा B/B जो हो जाएगा, एक्शन जो हो जाएगा डेल्टा B/B इक्वल टू 1 + B। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा B/B उसके बाद वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है हमारी 6/5 × 10⁻³ आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली और ये इजीली आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है कि एक वायर रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको ट्रायंगुलर पिरामिड के फॉर्म में फोल्ड किया गया है और इच वायर का लेंथ सेम है, यानी कि वायर का लेंथ सेम हुआ तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज R/n, तो n की वैल्यू बतानी है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो सिंपल सभी पार्ट का लेंथ सेम है यानी कि सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/6। अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं इधर देखो इस ट्रायंगल इस शेप में, तो ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है मुझे एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये लगेगा, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो ये भी R/6, ये भी R/6, ये भी R/6, ये भी R/6, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू दिस, यानी कि ये बैलेंस हो गया तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर देंगे तो ये दोनों पैरेलल यानी R/6 ऐड हो जाएगा तो R/3, ये हो गया R/3 और ये हो गया R/6। अब इन दोनों पैरेलल आ गए,
ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और ये वाला नीचे वाला पार्ट, यानी r/6 और r/6 पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 हो जाएगा, यानी कि r/3 आ जाएगा r/6। अब इसके साथ ये r वाला 6 जो है पैरेलल में है, तो फिर से इसका हाफ कर देंगे, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा r/12। तो n की वैल्यू आ जाएगी सिंपली यहाँ से 12। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन जो है हमारा थर्मोडाइनमिक्स से है, और इसमें पूछ रहा है कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा। तो ये जो शेप है वो थोड़ा इलिप्टिकल है, हमें बताया कि पावर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है, जो एरिया होती है, वो वर्क डन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना होगा, और इलिप्स का एरिया का क्या हो जाएगा पाई इंटू में डेल्टा पी और डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम देख करते हैं इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा वी बाय, यानी इसका रेडियस इंटू में दिस, तो जो वर्क डन आ जाएगा इसका ये वाला लेंथ का हाफ एंड ये वाला लेंथ का हाफ। तो अगर मैं वॉल्यूम में देखूं तो 350 से 150 माइनस हो रहा है, डेट मीन्स की 350 से 150 जाएगा, तो 200 का हाफ 200, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर की, तो मीटर की में चेंज कर दिया 2। फिर प्रेशर का तो 500 टू 300, यानी कि फिर से 200, और प्रेशर है किलो पास्कल, यानी 3/2। तो सिंपल लिया गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 पाई आ गया, ये 2, ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, यानी जो नेट आ जाएगा -6 + 2 + 2 + 3, यानी कि ये हो गया 7, और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, और ये 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू में -6 प्लस में 7, यानी ये आ जाएगा हमारा 13.4। बट यहाँ पे हमें -1 दिया है, यानी कि एक और जीरो को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 314 आ जाएगा ये वैल्यू इंटू 10⁻⁻1, ऐसे लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू जो डैश है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 314, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 314। तो इजी सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे मेन क्या था कि ये सर्कल नहीं है, ये एक थोड़ा इलिप्टिकल शेप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटेनर contain a liquid with the refractive index 1.2 mu 1.2 up to a height 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर पर तक हमने 1.2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लिक्विड है उससे फिल कर दिया। अनदर लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एडेड टू हाइट h above द फर्स्ट लिक्विड, यानी कि दो लिक्विड है, एक हमने 60 सेंटीमीटर तक फिल किया है, दूसरा हमने किया है h हाइट तक। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2 और इसका जो है हमारा 1.6 है। अब बोल रहा है कि h above the first liquid viewed from the above the apparent shift in the position of bottom of container is 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर ये ऊपर उठा हुआ लग रहा है। द वैल्यू ऑफ h, तो हम चेंज कर फाइंड कर ले रहे हैं कि कितना कितना ये चेंज होगा दोनों में। तो नीचे वाले में क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ 60 है, बट जो अपेरेंट है इतना आ जाएगा, यानी चेंज हो गया ये इतना। सेकेंड वाले में h - h 1.6,
तो ये इतना चेंज हुआ, और टोटल चेंज कितना हुआ, शिफ्ट हुआ 40 सेंटीमीटर, यानी 40 के इक्वल हो जाएगा। तो 40, इसको सॉल्व कर लो, 60.2 बाय 1.2 प्लस h 0.6 बाय 1.6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 40 प्लस में ये आ जाएगा हमारा 3 बाय 8 h, ये आ जाएगा 30, यानी 30 इक्वल टू 3h बाय 8, डेट इम्प्लाइज कि h इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो होगा h की वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल सा ही हमें अपेरेंट शिफ्ट अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे मैच कर लेते हैं ऑप्शन। तो 80 है जो कि करेक्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमें बताना है। इसमें 3 बॉडी दी है, एक डिस्क है, बी जो है इसका सॉलिड स्फीयर है, और थर्ड जो है स्फेरिकल सेल है। रेडियाई सेम है, मास सेम है। द मास आर प्लेस एज शोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम अबाउट पी क्यू इज x बाय 15i। तो हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है। i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वैल्यू अगर याद है तो सिंपल हमें पता है कि डिस्क का जो होता है mr²/4 होता है, और सॉलिड स्फीयर का जो टेंजेंट के अलॉन्ग बन जाएगा। देखो यहाँ पे डिस्क का अलॉन्ग द सेंटर बन रहा है, या फिर डायमीटर बोल लो, और बाकी सबका अलॉन्ग द टेंजेंट बन रहा है। नहीं, टेंजेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर डायमीटर की भी पता होगी, तो हम पैरेललोग्राम जो है वो है पैरेलल थ्योरम है, उससे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डिस्क का हो जाएगा mr²/4, इसका हो जाएगा mr² 7/5 हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, और स्फेरिकल सेल का हो जाएगा हमारा 5/3, यानी 7/5 mr², और एक इसका हो गया 5/3 mr²। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सबका ऐड, थ्री बाय 5। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो। mr² इंटू नीचे 60, 20 इंटू 360, तो ये आ जाएगा इधर 20, 15 प्लस में 1284 प्लस में ये आ जाएगा 20 इंटू 500। तो इसको ऐड कर दो, mr² डिवाइड बाय 60, और ये बन जाएगा हमारा 9, ये आ गया हमारा 9, एंड इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 9 आ गया, और ये आ गया कितना 10। ये आ जाएगा 9, और ये इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9, और फिर ये आ जाएगा 1, यानी mr² 199/60 आ गया। अब इसको हमें किसके फॉर्म में चेंज करना है, तो आई क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क वाले पार्ट में इसको तोड़ेंगे, तो mr²/4 होता है इंटू 15 डिवाइडेड बाय 199, तो ये आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू 199 आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर वैल्यू याद होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तभी इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सर्किट है। सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर एक रेजिस्टेंस है,
दो पॉइंट है, VA VB, ये सोर्स हो गया हमारा वोल्टेज, ये इनपुट सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू सेम है, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया RC। ये सर्किट है यहाँ पे। अब बोल रहा है वैल्यू दी है, द फेज डिफरेंस बिटवीन V इन एंड VB माइनस VA इज 90। VB और VA का 90 है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 10 की पावर x रेडियन पर सेकेंड वेयर x इज, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सिंपली देखोगे तो दोनों सर्किट RC का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम ही है। डेट मीन्स कि वहाँ का जो वोल्टेज होगा सेम ही होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ का जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी इन दोनों की वो सेम होनी चाहिए, यानी कि R शुड बी इक्वल टू XC। अब R इक्वल टू XC की वैल्यू होती है ओमेगा C। R की XC क्या होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे RC। तो R की वैल्यू कितनी है 1/, और C की वैल्यू है ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सिंपली हमारा जो ओमेगा आ जाता है, इसको वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो है आ जाती है 10⁵ आ जाएगी। यानी इनपुट जो आ जाएगी हमारे 10⁵ के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब इस क्वेश्चन में हमें इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा। तो ये सिंपल ये ओमेगा ही फाइंड करना है। वैसे तो अप्रॉक्स वैल्यू 2π से डिवाइड होगा तो कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया है इज यूज्ड इन द बल्ब। द टेम्परेचर ऑफ वायर इज दिया है एंड पावर रेडिएटेड बाय वायर दिया है। द इट्स इमिसिविटी इज x/8। इमिसिविटी को लिख दिया है यानी 8x/8। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि पावर रेडिएटेड बाय हॉट वायर क्या होता है, P = सिग्मा E A T की पावर 4। यानी जो पावर रेडिएट करेगा कोई भी हॉट बॉडी वो क्या आ जाएगा सिग्मा इमिसिविटी एरिया T की पावर 4। और इसको चेंज कर देंगे इससे, तो सिग्मा इंटू x8 एरिया T की पावर 4। यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाती है हमारे पावर इंटू 8 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एरिया इंटू T की पावर 4। तो पावर की वैल्यू गिवन है 9.42 वॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻8। एरिया क्या आ जाएगा, वायर है तो πRL, ये हमारा एरिया जाता है। और इसमें जो वैल्यू है पाई इंटू लेंथ इंटू डायमीटर आ जाएगा सिंपल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर की वैल्यू ये डायमीटर हो जाएगा। अब टेम्परेचर दिया है 2000 दिया है। तो इसको सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर जो आ जाता है x की वैल्यू डेट इज 5। तो बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आएगा। अगर कैलकुलेशन आप सही से कर पाओगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का 7 अप्रैल का पेपर। थैंक यू।